है नीति और एक होता है कूटनीति। तो ये कूटनीतियाँ ये सरकार लेकर के आ रही है और उन कूटनीतियों को रणनीतियों से किस तरीके से कुचला जा सकता है, उसके लिए हरियाणा के प्रत्येक युवा को साथ लेकर के उसको जगाने के लिए जन जागृति यात्रा का ऐलान जब बलराज सिंह कुंडू ने किया था, तभी हमें ये हो गया था कि हाँ, आज दौर ऐसा है, सरकार ऐसी, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और प्रत्येक उस मुद्दे को उठाना पड़ेगा जिस मुद्दे के ऊपर बलराज सिंह कुंडू जी अकेले विधानसभा में जिस मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, उस मुद्दे के ऊपर जब देश के युवा की आवाज़ जुड़ेगी तो वाकई में सरकार को इसके ऊपर अपनी आंखें खोलने का काम करना पड़ेगा और जागने का काम करना पड़ेगा। तो शिक्षा में क्या कुछ मतलब इनका देखिए, मैं आपको बता दूंगा, यदि मैं आंकड़ों की बात करती हूँ तो रोहतक के महम विधानसभा क्षेत्र जो आता है उसका जो हायर एजुकेशन का स्तर था वो लगभग 33% था। और आज जब इन्होंने महम हलके के प्रत्येक गांव से जो बस जाती है लड़कियों को रोहतक तक कॉलेज तक लेकर के जाती है, वो आप सुरक्षित उनको घर तक छोड़ती है। उन्होंने लगभग 18 बसें चलाई हैं, वो भी फ्री। आप ये मान करके देखिए, जैसे मेरा गांव जब लिंक रोड के ऊपर पड़ता है, मैं पहले कहीं ना कहीं से बरवाड़ा की बस पकड़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे जब जहाँ जाना होता है वहाँ जाती हूँ, टाइम भी वेस्ट होता है। और बसेज की सुविधा करवा करके इन्होंने वो हायर एजुकेशन लेवल जो है वो 93 अबव कर दिया है, यानी कि 93% से ज़्यादा कर दिया है। शिक्षा का जहाँ एक मुद्दा आता है, मैं आपको बता दूं, जहाँ भी बच्चे पढ़ करके नौकरियों की तैयारी करते हैं तो युवाओं की आवाज़ यदि विधानसभा के अंदर सबसे पहले किसी विधायक ने उठाई थी तो वो बलराज सिंह कुंडू जी ने उठाई थी। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। तो साथ में बैठे हुए विधायक जी बात करते हैं। किसान आंदोलन में जानते हैं कि सबसे पहले सरकार से पीछे हटने वाले विधायक हैं और लंबी यात्रा आपने शुरू की है। सर, कितना कुछ संघर्ष करना पड़ रहा है? पैदल तो ये प्रदेश के लोगों को सरकार की नीतियों के खिलाफ जी जगाने के लिए आज ये पद यात्रा निकाली जा रही है। जी सरकार में जो है इस नीतियों की वजह से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आज युवा है। बिल्कुल। आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में हरियाणा 1 नंबर पे आ गया है। जी आज का युवा वो सीईटी के लिए लड़ाई, क्वालिफाइंग के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज का युवा जो है पुलिस की ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन कर रहा है। आज का युवा कौशल रोजगार के लिए क्या मुद्दा उठाया आपने? सीईटी क्वालिफाइंग का ऐसा खेल है, अभी 2 साल के बाद तो टेस्ट लिया सरकार ने, 2.5 साल के बाद में, और उसमें सीईटी में लगभग 12.5 लाख बच्चों ने फार्म अप्लाई किया था और उसमें 7.5 लाख के करीब बच्चों ने उस एग्ज़ाम दिया और इन्होंने उसको क्वालिफाई किया। लगभग पास जो किया 3.5 लाख बच्चों, 3,54,000 बच्चों ने। और अब उसमें जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है 4% का, उस 4% से मात्र 20-25 हज़ार बच्चे जो है ना आगे उसके लिए सेकंड टेस्ट के लिए बैठ पाएंगे और इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। तो ये कितना बड़ा, एक 12 लाख बच्चों में से सिर्फ जो है ना 25 हज़ार के लगभग अंदाज़ा है बच्चे उसके एलिजिबल हुए हैं। तो कितना बड़ा एक धोखा है युवा के साथ। के लिए तो 50% ही होता होगा। 50% किया है, लेकिन 50% पास तो कर दिया, आगे उसमें तो नंबर नहीं आ रहा है उनका। उस पास के वो लॉलीपॉप का क्या करें, 3.5 लाख बच्चे पास कर दिए, लेकिन उसमें से वो 4% कोटे की जब बात करते हैं जो उसमें मात्र 25,000 बच्चे आते हैं उसके अंदर उस सेकंड टेस्ट देने के लिए उसके लिए। तो वो 3.5 लाख बच्चे तो नाम के पास हुए, उनका नंबर तो कहीं नहीं आना। जिस बच्चे को 60-65% भी नंबर हैं उसको आगे कहीं मौका ही नहीं मिलना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा खेल हो गया ना युवाओं के साथ सीईटी के नाम पर। आज जितनी 2019 के बाद इन्होंने एक भी भर्ती को जो है ना वो सक्सेसफुली आज तक ज्वाइन नहीं करवाया है 2019 के बाद। ये जो गठबंधन की, मैं तो गठबंधन नहीं ठगबंधन की जो सरकार बनी है 2019 के बाद में, इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। एक भी परमानेंट जॉब्स है ना ये नहीं दे पाए। आज प्रदेश का युवा इतना हताश और निराश हो गया है कि वो उसकी वजह से नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। जॉब तो वैसे ही कम बची है, आपको भी पता है। नहीं, जॉब बची क्यों? आज प्रदेश के अंदर 1,80,000 पद खाली पड़े हैं जो एज पर डेटा रिकॉर्ड है। सरकार की नीयत ही नहीं है उसको भरने की। सरकार जो है ना कौशल रोजगार निगम के नाम से एक ठेकेदार का ऐसा
डिपार्टमेंट खोल दिया। उस डिपार्टमेंट में सरकार ये कहती है हम 1 साल के लिए टेम्परेरी बेस पे जो है ना इसमें भर्तियाँ करेंगे। टेम्परेरी बेस पे आप भर्ती कर रहे हो तो परमानेंट की निकलनी भी चाहिए, 1 साल के अंदर उसकी परमानेंट भर्ती भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बना रखा उन्होंने। ये ऐसा खेल हो रहा है युवाओं के साथ में, इससे बड़ा खेल नहीं हो सकता। ये जो सीट का मुद्दा आपने उठाया है, एक बड़ा यूथ वर्ग आपके साथ जुड़ गया है, पिछले कई दिन से देख रहे हैं हम। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक सिर्फ राजनीति है कुंडू साहब की, युवा वर्ग को साथ में ले गया ना, किसान मजदूर को साथ में ले गए। अगर बलराज कुंडू युवाओं की आवाज़ उठा रहा है तो बलराज कुंडू राजनीति कर रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? आज बलराज कुंडू को तरह तरह की, और अब बलराज कुंडू मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बलराज कुंडू ये करना चाहता है, तो बाकी सबको अधिकार है। मैं आपकी बात, उन लोगों की बात पे जाता हूँ, क्या मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? ये चोर बने बैठे हैं इन प्रदेश ऐसा ही पॉइंट पकड़ते हैं। नहीं, इस पॉइंट मैं वो लेता हूँ जो सरकार की कमियाँ होती हैं, सरकार की नीतियों में जो कमी होती है वही तो बोलूँगा। सरकार की जो नीतियों में कमियाँ होती है मेरा उसी पे बोलने का अधिकार। मैं विपक्ष की भूमिका हूँ। विपक्ष आज सत्ता पक्ष और विपक्ष 20-20 मैच खेल रहा है, एक दूसरे पर शेरो शायरी में जो है ना वो विधानसभा का समय खराब कर देते हैं। वहाँ मुद्दों में बात नहीं होती, युवा के मुद्दे की बात नहीं होती, किसान के मुद्दे की बात नहीं होती। मुद्दे उठाए हैं, क्या कितना एक्शन लिया सरकार तो ने? मैं वही बात कर रहा हूँ। एक्शन सीटी की बात करें, पहले इनका सिलेबस ही नहीं दे रहे थे, वो टेस्ट की डेट ही नहीं दे रहे थे। मैंने विधानसभा में जब क्वेश्चन उठाया तब उन्होंने उसी दिन सिलेबस का भी डिक्लेयर किया और उसके बाद टेस्ट का डिक्लेयर किया मुख्यमंत्री ने, अगर आपको ध्यान हो तो। उसके बाद ये जो इसका नहीं निकाल, रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे हरियाणा पुलिस का। मैंने जब चंडीगढ़ से घोषणा की कि मैं 2 दिन के बाद में HSC का ताला लगाऊंगा, तो उसी दिन रात को जो है ना हरियाणा पुलिस का रिजल्ट निकाला सरकार ने। तो ये मुद्दे, मैं वही मुद्दे उठाता हूँ जो सरकार जातियाँ करती हैं, और ये एक विपक्ष के विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना, और वही काम कर रहा हूँ मैं। इससे वो लोग कहते हैं उनको तकलीफ होती है कि बलराज कुंडू वही मुद्दे उठाता है जो युवा, ये मेरी ड्यूटी है। मेरे हल्के जिस हल्के के लोगों ने मुझे वोट देकर चुना है, यही समस्या मेरे वहाँ की यूथ की भी तो है। मेरे वहाँ का यूथ बेरोजगारी में, उसका भी तो नंबर 1 पे ही है। वहाँ किसी को जो नौकरी नहीं मिल रही, परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, आज कोई उम्मीद ही नहीं बची युवाओं के पास में। आज जितने इन्होंने छोड़े बहुत जो भर्तियाँ करी हैं उसमें 70% बच्चे जो है ना बाहर के दूसरी स्टेटों के लगाने का काम किया है। तो ये इतनी तानाशाही तरीके से ये सरकार काम कर रही है, आज युवा का तो भविष्य बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। और मैं युवा की आवाज़ उठाता हूं तो ये कहते हैं कि युवा को जो है ना उसको करने के लिए, साथ लेने के लिए जी, युवा साथ उसी का देगा जो उनकी आवाज़ उठाएगा। तो अंडरस्टूड बात है। अब आपने बताया जैसे 1,80,000 सर्विस बची है जी, उधर 10 लाख टेस्ट में 7 लाख से ऊपर बैठे थे। अगर 1,80,000 को सर्विस दे दे, बेरोजगारी फिर भी बच गई, तो क्या 1 लाख नहीं, मेरी सुनी उसके लिए जो बात कर रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर 70% देंगे। तो आपके यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई उद्योग लगाया इस क्षेत्र में? आप इसी गांव के, पुराना गांव है आपका, ये नारनौद हल्का है आपका। मैं आपसे पत्रकार, आप जो है बुद्धि यहाँ और 10 किलोमीटर टिब्बा है आपका, टिब्बा पे तो लग सकता था। को सब्सिडी दे के यहाँ बड़े उद्योग लगवाते हैं, उसमें हज़ारों की संख्या में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये बात करते हैं 75% प्राइवेट सेक्टर में, कहाँ देंगे? ये शर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए इस प्रदेश को जो है ना बुज़ुर्गों को ठगाया इन्होंने। 51 रुपये पेंशन की बात मिल गई, 51 रुपये पेंशन उन बुज़ुर्गों की सबकी पेंशन काट दी इन्होंने। यानी आप बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दोगे, बेरोजगारी कम हो जाएगी आपकी नज़र में? ये है अब जो आप प्लानिंग लेके आओगे, सरकार नीतियां लेके आएंगी अच्छी, उसके साथ में उद्योग लगेंगे और जो है ना यूथ के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार करे। तो आज सरकार कर क्या रही है? इस प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं 3.25 साल हो गए मुझे विधायक बने हुए। जब हम अक्टूबर में 2019 में विधायक बने थे और उसके 3 महीने के बाद ही बजट आया था, पहला बजट जिसमें बैठे थे, नए बने थे। हमें तो इतना तो डिटेल का उस टाइम नहीं मालूम था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है। लेकिन मुझे याद है उस टाइम जो आंकड़ा था वो हरियाणा सरकार के ऊपर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। आज 3 साल के बाद वो कर्जा बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट कर दिया सरकार ने?
सरकार रिसोर्सेज करना, इनकम बढ़ाना, सरकार की रेवेन्यू बढ़ाना, ये सरकार की पॉलिसी का हिस्सा होती है। सरकार ऐसी बढ़िया बढ़िया कोई नीतियां लेके आए जिससे रेवेन्यू बढ़े। भी उठाया गया। पुरानी पेंशन बहाली की मैं बात, वो तो मैं पहले दिन से उठा रहा हूँ। पुरानी पेंशन बहाली की बात करते हैं तो क्या वो हक नहीं है उनका? बिल्कुल है। आज जो है गवर्नमेंट, अडानी जो है इनका अपना था, अगर अडानी ग्रुप में वो पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा एम्प्लॉय का, तो वो तो मर जाएंगे बेचारे। वो इतना 3 दिन के अंदर अडानी के शेयर देखो आप कितने डाउन आ गए हैं। उसके 42%, 42% जो है ना उसकी मार्केट वैल्यू, शेयर वैल्यू कम हो गई है। अगर इस कर्मचारी का पैसा सरकार ने उस अडानी के उसमें लगा रखा होगा तो वो तो मर गया, उसका तब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका। वो उसका राइट है, उसको शेयर खरीदना तो अपने आप खरीदेगा ना, सरकार कैसे धक्का कर सकती है? एम्प्लॉय के पैसे को शेयरों में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार को कौन सा अधिकार है? हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ये आवाज़ उठाना मेरा दायित्व बनता है, जिसको मैं काम करता हूँ। ये आप अकेले कर रहे हो। एक प्रति मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा, और ना करें तो मैं क्या करूँ उस बात में? और विधायक, यही दुर्भाग्य है। इसीलिए तो जन जागृति यात्रा निकाल रहा हूँ मैं भी। ये गुलाम पार्टियों के गुलाम चाटुकार जो लोग हैं, जो अपने नेताओं को और पार्टी को खुश करने के लिए वो गूंगे बहरे बन के विधानसभा में बैठे रहते हैं। जिन लोगों ने वोट दे के उनको विधानसभा में भेजा है उनके लिए नहीं बात करते। यही बात जगाने के लिए जन जागृति यात्रा निकाल रहा हूँ। ये टारगेट आपका, यही फोकस, मेरा टारगेट है। इसीलिए जन जागृति यात्रा, नहीं तो मैं भी अपने ऐश करता। आज मैं चाहूँ तो मुझे ये सरकार आज 15 दिन के अंदर, आज मैं यस करता हूँ, मैं तुम्हारी जय बोलूँगा तो 15 दिन के अंदर मुझे कैबिनेट मंत्रालय देने को तैयार, आज नहीं पिछले 2.5-3 साल से। लेकिन मैं इनका पट्टा ना पहन के मैंने जो ना लोगों की आवाज़ बुलंद की है, जो मेरी ड्यूटी बनती है एक विधायक होने के नाते। मैंने अपने हलके के लोगों, जो मेरे हलकों की समस्या वो यहीं की, नारनौंद की भी वही है, जो मेरे युवा की वहाँ की है वो वही युवा की समस्या यहाँ की है, तो वो सेम समस्या है। मेरे किसान की जो जल भराव आपके यहाँ समस्या है, मेरे यहाँ भी, मेरे हलके में लगभग आज की डेट में अगर टोटल करें तो कम से कम 2,500-3 हज़ार एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बगैर उसके बुआई के उसके अंदर पानी खड़ा है आज भी। तो वो समस्या, वही समस्या मैं उठाता हूँ। वो अकेले महम की ना, पूरे प्रदेश की बताता हूँ मैं। यूथ की पूरे प्रदेश की है, जल भराव की किसान की पूरे की है, ओपीएस कर्मचारी की पूरे प्रदेश की समस्या है, खिलाड़ियों की पूरे प्रदेश की समस्या है। तो वो सारी समस्या हर हल्के की, हर उसकी है। तो वो ये लगता है कि बलराज कुंडू वो उठा रहा है, तो ये मेरी ड्यूटी है। जो लोगों ने मुझे चुना है, जो एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, मैं अपना ईमानदारी और निष्ठा से उन लोगों ने जो मेरे को जिम्मेवारी दायित्व दिया वो निभाने का काम करता हूँ। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? जो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ये सिस्टम बदलना होगा, अन्यथा जो जिस प्रकार से ये राजनीतिक घराने, ये राजनीतिक लोग और पार्टी के नेता अपने गुलामों को, चाटुकारों को विधानसभा में भेजते हैं, इस प्रथा को बंद करके, और ये राजघराने प्रथा जिन्होंने इस प्रदेश को लूट के अपनी संपत्तियां, लाखों करोड़ों की संपत्तियां, कई हजारों करोड़ के घरों में रहते हैं, फार्म हाउसेज में रहते हैं, ये कहाँ से आया पैसा? ये इस प्रदेश को लूट के बनाई गई संपत्तियाँ हैं। इससे पहले सरकार आई थी, उसमें भी तो होती थी। तो मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, मैं तो इसकी बात क्या कर रहा हूँ? मैं तो बढ़ता, तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये सिस्टम बदलना होगा, सरकार ने अच्छा काम किया। सिस्टम बदलना होगा। सिस्टम तभी बदलाया जाएगा जब पढ़े लिखे युवा, नई सोच के ऊर्जावान, जो ना बिके ना झुके, वो यूथ जब विधानसभा में, मेरा टारगेट युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाने की मेरा मेन फोकस है जी। ताकि युवा जब राजनीति में आएंगे, नई सोच वाले और अच्छे पढ़े लिखे आएंगे, तो वहाँ तो गधे घोड़े बैठे हैं आज 80% तो विधानसभा के अंदर जी, जिनको यही नहीं पता है कि एमएलए का मतलब क्या होता है। पीएचडी ऐसे हैं, पीएचडी भी है सर। मैं 80% की बात करी, 100% की बात नहीं करी मैं 70-80% की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पहुँचे हुए हैं जिनको यही नहीं पता एमएलए का मतलब क्या, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो यही तो दुर्भाग्य है हमारे देश का। पता नहीं यार, ये हमारे लोगों की भी कमी है, पता नहीं किसको वोट देते किसको। तो यूथ आएगा तो अवेयरनेस रहेगी ना। एक पढ़ा लिखा यूथ जब विधानसभा में जाएगा तो उसको अपनी ड्यूटीज़ का पता है, वो जो है ना स्टडी करेगा, पढ़ेगा सिस्टम को, वो लोगों के उसमें उसकी तकलीफ़ को समझेगा, वो अपनी दुकानदारी नहीं चलाएगा, वो अपनी ड्यूटी को समझते हुए। यूथ के अंदर आज का यूथ अवेयर है। मैं तो कहता हूँ आज इस पर नए सरपंच बने हुए हैं गाँव के अंदर जी। ऐसा ही कोई पढ़ा लिखा यूथ जब विधानसभा में आएगा, ये समय मैं आपको बता रहा हूँ आगे
कि आने वाले समय के अंदर विधानसभा में आपको 80% 70% यूथ देखने को मिलेगा। और ये सरपंच जो बैठे हुए हैं क्या आपकी नज़र में ठीक बैठे हुए हैं? बिल्कुल, सरपंच जो है ना, ये मौलिक हनन, अधिकारों का हनन है उनके। लोकतंत्र के अंदर ग्रामीण विकास का मैं बताता हूँ आपको, जो पूछना चाह रहे हैं। साहब तो ट्रांसपेरेंसी नहीं, मैं बताता हूँ किससे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। मैं आपसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, घपले कौन करवाता है? घपले सरपंच करवाते हैं। सरपंच चोर होते हैं। सिस्टम वही है, एसडीओ वही है, जेई वही है, सेक्रेटरी वही है, बीडीओ वही है, उन्हीं को करवाना चाहते हैं। टेंडरिंग से क्या हो जाएगा? एक बाहर का आदमी ने अगर टेंडर ले लिया, वो गांव में काम करवा सकता, उसको कोई भी काम नहीं करे। गांव का सरपंच है जो उस गांव ने चुना हुआ है, वो तो कई तरह की बातें भाईचारा में पंचायत करके, कोई गली बनानी है, कोई समस्या आती है, उसको निपटारा कर देगा। एक बाहर का कोई ठेकेदार आएगा जो इनके एसडीओ का, उनका तंत्र का गुलाम होगा। उनका कहना मतलब पैसा पूरा लगे नहीं, पैसा पूरा वो सरपंच के माध्यम से लागे, अपनी जांच एजेंसियों को वाच करे ना उस पैसे का। ये कौन सा तरीका को रिमोट अपने हाथ में लगे? आप ये इससे बड़ा आप मेरे को बता दो। उन्होंने एक कानून उसमें ये बनाया है, खाता सरपंच का है, साइन सरपंच के चलेंगे। और उन्होंने ये एक बना दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अगर सरपंच पेमेंट नहीं करेगा तो उसकी पेमेंट डायरेक्ट बीडीओ कर देगा। खाता सरपंच का, बीडीओ तक इसका मतलब कुछ है ही नहीं हमारा, कोई बचा ही नहीं, सिस्टम ही नहीं बचा। सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। अकाउंट सरपंच का है और उससे पैसे बीडीओ निकलवा लेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपका अकाउंट है जी, और आपके अकाउंट से मैं पैसे निकलवा लूँ तो ये क्या रहेगा? बताना जरा, सिस्टम क्या रहेगा? ये तो खत्म हो गया बिल्कुल। अधिकारी लोकतंत्र कहाँ? तो धक्का तानाशाही होगी बिल्कुल ही। मेरी बात का आप पता ही नहीं लोगों को। अभी जो क्या है, सरपंच का खाता है, सिग्नेचर सरपंच के होते हैं, और वो 1 हफ्ते अगर ठेकेदार की पेमेंट नहीं करेगा, ठेकेदार ने अगर गलत काम किया है तो 1 हफ्ते के बाद में बीडीओ उठा के उसकी पेमेंट कर देगा। फिर सरपंच क्यों बनाए? सरपंच क्या अख्तियार, क्या पावर छोड़ दी उन्होंने? मैं ये पूछता हूँ ना। तो ये बिल्कुल मौलिक अधिकारों का हनन है। वो ठीक बैठे हैं, गलत बैठे? वो बिल्कुल सही बैठे हैं। सरकार को उनके कामों को चेक करना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ। काम कोई गलत करता है, गलत मटेरियल यूज़ करता है, कम करता है या और कुछ घपले करता है, उसकी जांच करे ना सरकार शक्ति के साथ में। किसी के अधिकारों को छीनना और वो बिल्कुल सरेआम तानाशाही रवैये से, वो कहाँ का अधिकार है? वो गलत है। उसके कामों को चेक करने के लिए कौन मना कर रहा है? काम चेक कराओ ना, गांव की कमेटियां बनाएं, गांव के जो हम लोगों की बनाएं, जो काम को चेक करें, उसका वो करें। वो सब जो करना है वो उसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी को देखने के लिए जो सिस्टम अडोप्ट करना है उसको अडोप्ट करे सरकार। उससे किसको मैं पक्ष में हूँ। लेकिन एक उसके पंचायती राज एक लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। हमारे ग्रामीण अंचल का विकास पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से होता है और उसका इस प्रकार उसके अधिकारों पे कैंची चलाना ये गलत है। जी, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आप इतने सफ़र से आए, ये तो आपका अपना गांव है। 10 साढ़े 10 बजे में 10 बजे मैं पहुंचा हूँ, पूरा गांव खड़ा है, वेलकम है। ये तो आपसे ही, आप ही खुद ही जज करो। मैं तो इस गांव में पहली बार आया हूँ। मैं इन गाँव में, ये डाटा गुराना, ये आपके जो गांव आए हैं, मसूदपुर आए हैं, इन गाँव में तो पहली बार आया हूँ मैंने तो फर्स्ट टाइम ये जो है ना गाँव के देखे हैं। जिस प्रकार से लोगों का हुजूम पूरा गाँव सड़कों पर था, ये लोगों में इस सरकार की नीतियों के प्रति रोष जी। और बलराज कुंडू जो विधानसभा में बेबाक और ईमानदारी से लोगों की आवाज़ उठाता है, उसके लिए मेरा जो है ना स्वागत था। ये रोष तो पहले भी था, फिर भी सरकार आएगी। वो कुछ सरकार इसलिए आ गई कि आप लोगों को यहाँ पे वो चौधरी देवीलाल जी के नाम पर सपने दिखाकर उन लोगों ने जो वोट हथियाई जमुना पार भेजने के नाम पर, क्या 100 रुपये सब भी ऐसा ही कर रहे हैं। 10-12 सीट जरूर ले जाएंगे। अभी तो मैं तो इकलौता हूँ, मैं कोई पार्टी नहीं वो नहीं। मैं तो लोगों से मैं लोगों से एक ही बात कहता हूँ, जब तक विधानसभा के अंदर पूर्ण रूप से तो सिस्टम तभी होगा जब 90 के 90 मेरी सोच के विधायक होंगे जी। और नहीं तो कम से कम पूर्ण सिस्टम के तहत में 50-60 विधायक हों। तो ये जो है ना सिस्टम बिल्कुल सिस्टम से लड़ाई है। ये सिस्टम से लड़ाई है मेरी। सिस्टम बदलना होगा, तौर तरीके बदलने होंगे।
और उसमें वो बिल पास करने को ये यूथ बैठा है सारा सामने। आप आज हमारा हालात ये हैं कि हमारे बच्चों के रिश्ते होने ही बंद हो गए। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ वाक़या है। जी। मेरे पास मेरे निदाने गांव का एक शख्स आता है, उसने मेरे को ये कहा कि मेरे छोरे ने नौकरी ला ले, तनख्वाह को नहीं चाहिए। जी। तनख्वाह नहीं चाहिए, समझिए जी। तनख्वाह हम पहले नगद दे दूंगा, उसके खाते में जितनी तनख्वाह गिरवा दे, नगद पहले दे दूंगा, फिर डलवा दिए, ताकि उसने रिश्ते में दिखा दें हम ये इतने रुपये तनख्वाह ले है, अड़क रहे हैं, हमारा चोर का रिश्ता हो जाएगा, घर बस जाएगा। ये एक सच्चा वाक्य बता रहा हूँ मैं आपको। ये हालात हैं आज यूथ के। हमारे जो है ना बच्चों को नौकरी नहीं है, और ऊपर से जो उनके एक पहले तो हम 4-4 5-5 होया करते, 3-3 4-4, एक आधा रह भी जानता तो कोई दिक्कत ना थी। अरे तो एक तो बच्चा है, उससे का रिश्ता ना होता, अगले का तो वंश खत्म हो गया जी। और इसी टेंशन के अंदर आज हमारा यूथ जो है ना वो नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है। प्रकृति का नियम है, जब आराम से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वह छीनने के लिए होगा। हमें अपने बच्चों, मेरा जो ये है, जो मैं आज पैदल चल रहा हूँ, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, ये इसलिए है कि मैं अपने इस लोगों को जगाकर इन यूथ के, उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनको जागरूक करके सावधान कर सकूं। अब ये राजनीतिक तंत्र इतना भ्रष्ट और करप्ट हो गया है, इनको अपने घर के अलावा, अपने घर के विकास के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। चलो, आप ये है मेरे समय दिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। बेधड़क बेझिझक निर्दलीय विधायक पदराज कुंडू जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है, हम ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक बड़ा युवा वर्ग इनके साथ खड़ा हो गया है। दिन प्रतिदिन इनका यह जुम्मन बढ़ता जा रहा है।